हाँ जी, नमस्कार। और लास्ट वीडियो में हमारा टॉपिक था माइटोकॉन्ड्रिया और इससे पहले था केंद्रक या न्यूक्लियस। हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं कोशिका और मतलब सेल और उसके कोशिकाओं के बारे में। ठीक है, आप वीडियो देखते जाइए पहले की तरह ही और नोट्स बनाते जाइए। नोट्स बनाना ज़रूरी है। कोई भी चीज़ नहीं आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने पहले माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था, सॉरी लवक पढ़ा था, है ना। तो लवक के बाद हम लोग पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। ये अगला कोशिकांग है या सेल ऑर्गेनेल्स है। देखिए, जैसे उस दिन पहला वीडियो जो मेरा था उसमें मैंने एक बड़ा सा डायग्राम बनाया था। उस डायग्राम में बहुत सारे कोशिकांग थे, है ना। केंद्रक था, माइटोकॉन्ड्रिया था, राइबोसोम थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, ईआर। आप इन चीज़ों को रिवीजन में लेते रहें। जैसे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो देखो इसका डायग्राम अगर मैं बनाऊंगा नॉर्मल तरीके से तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। रॉड शेप्ड, लाइक स्लीपर, चप्पल जैसा, इस तरीके से ऐसा कुछ होगा। ठीक है, और इसमें भी 2 लेयर्स होती हैं। कुछ इस तरीके से दिखता है ये एक सेल के अंदर। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं डेफिनेशन क्या है माइटोकॉन्ड्रिया की और किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से, हम सब कुछ यहाँ पे देखेंगे। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कॉलीकर, है ना, हिंदी में लिखता हूँ इधर, कॉलीकर। और सन थी 1890, 1890। इन्होंने सबसे पहले जो इंसेक्ट होते हैं यानी कि कीट, उनकी रेखित पेशियों में, यानी हम लोग बोल सकते हैं ऐच्छिक पेशियां, वॉलंटरी मसल्स, रेखित पेशियों में सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को देखा। ठीक है ना, सुनते जाइए ध्यान से। एक वैज्ञानिक थे, इनका नाम कॉलीकर था। इन्होंने 1890 ईस्वी में या सन में कीट जो होते हैं उनकी रेखित पेशियों में सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को देखा। ठीक है, अब आप कहेंगे सब रेखित पेशियां, तो देखो बॉडी में 3 तरह की मसल्स होती हैं मोस्टली हमारी बॉडी में, वहां से समझते हैं जरा। एक रेखित पेशी होती है और एक अरेखित पेशी होती है। शॉर्ट में बता रहा हूं मैं, है ना, ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि डीप में जाऊंगा तो फिर फिजियोलॉजी स्टार्ट हो जाएगी। और एक होती है हृदय पेशी, वॉलंटरी मसल, इनवॉलंटरी मसल और कार्डियक मसल। देखो हमें याद क्या रखना है, रेखित पेशी को हम लोग ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं, ऐच्छिक पेशियां, जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती हों, और इसे हम लोग बोलेंगे अनैच्छिक पेशियां। एक पॉइंट है, इसको आप आराम से समझ सकते हैं, अनैच्छिक पेशियां। तो ये ऐच्छिक पेशियां थी, रेखित पेशियां। सबसे पहले कॉलीकर ने कीटों में ये पेशियां को देखा। ठीक है ना, जो अपनी इच्छा अनुसार कार्य करे, उन मसल्स को हम लोग ऐच्छिक या वॉलंटरी मसल कहते हैं। क्लियर। इसके बाद देखो आते हैं फिर, देखिए बात करते हैं जैसे 1890 वैज्ञानिक थे अल्टमान। अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में थोड़ा सा डीप अध्ययन किया, स्टडी की, और इसे बायोप्लास्ट नाम दिया। ये भी आपको नाम याद रखना है, बायोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहते हैं। क्लियर। और 1897 में वैज्ञानिक थे सी बेंडा। क्या नाम था इनका? सी बेंडा। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि सी बेंडा भी हैं इसमें, इसके अलावा अल्टमान भी हैं और कॉलीकर भी है। पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कॉलीकर और अल्टमान और सी बेंडा तीनों को याद रखना है, एक नाम से गड़बड़ हो सकती है यहाँ पे। तो इन्होंने नॉर्मल तरीके से नाम दिया इसको माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनता है पेपर में, अगर वो ये पूछ रहा है कि सबसे पहले रेखित पेशियों में, वॉलंटरी मसल में माइटोकॉन्ड्रिया को किसने देखा, तो कॉलीकर हो जाएगा।
और वो नाम पूछे कि बायोप्लास्ट नाम किसने दिया, तो अल्टमान हो जाएगा। वो पूछता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने करी, नाम किसने दिया नॉर्मल तरीके से, तो यहाँ पर सी वेंडा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आप ये नोट कर सकते हैं सारी चीज। देखिए, अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के डायग्राम के बारे में, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत डायग्राम समझ में आता है तो हम चीज़ों को आसानी से सीख सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने डायग्राम पिछली वीडियो में बनाया था हरित लवक का, उसमें भी 2 लेयर्स थी। ऐसी 2 लेयर्स यहाँ होती हैं। ये सबसे बाहर वाली परत है जिसको हम लोग बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है ना, यानी कि बाह्य परत। अब देखो, अंदर वाली परत इसकी नॉर्मल तो है नहीं, बिल्कुल इसकी जैसी थोड़ी अंदर की ओर मुड़ी हुई दिख रही है हमें, है ना। तो अंदर वाली जो परत है, जो मुड़ी है, उसको हम लोग नाम दे देते हैं क्रिस्टी। ये क्रिस्टी है अंदर वाली परत। अब देखो, नॉर्मल तरीके क्या हुआ, यहाँ पे क्रिस्टी के ऊपर कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होते हैं, लाइक टेनिस के रैकेट जैसे, इस तरीके से 70 से 100 एंगस्ट्रॉम व्यास के इस तरीके सब पे ये पाए जाते हैं, है ना। इनको नाम दिया गया है, जो रैकेट जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, F1 पार्टिकल, या कुछ वैज्ञानिक इसको ऑक्सीसोम भी कहते हैं, ठीक है ना, ऑक्सीसोम। दोनों नाम आपको याद रखने हैं। अंदर वाली परत जो लेयर्स है कुछ इस तरीके से अंदर की ओर दबी रहती है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्रिस्टी कहते हैं, और इन क्रिस्टी के ऊपर F1 पार्टिकल्स या ऑक्सीसोम पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखो, आगे बढ़ते हैं। पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसमें हरित लवक में एक लिक्विड पाया जाता है, ऐसी लिक्विड यहाँ भी पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। वहाँ पे क्या नाम था उस लिक्विड का, हरित लवक वाले वीडियो में वहाँ पे नाम था स्ट्रोमा। अब यहाँ पे स्ट्रोमा नाम तो होगा नहीं, है ना, कुछ अलग ही होगा। कैसे पहचाने पर ये स्ट्रोमा है या माइटोकॉन्ड्रिया वाला साइटोप्लाज्म है, तो इस लिक्विड को नाम दिया गया है मैट्रिक्स। पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि मैट्रिक्स कहाँ पाया जाता है, तो नॉर्मल बता सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और स्ट्रोमा पूछता है तो आप बता सकते हैं हरित लवक के अंदर। इसमें डीएनए और आरएनए के मॉलिक्यूल्स भी पाए जाते हैं। लगभग इसमें आरएनए के मॉलिक्यूल्स 0.5% पाए जाते हैं, ठीक है। और जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है आरएनए, और यहीं पे आसपास मॉलिक्यूल्स डीएनए के भी हो सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका डीएनए। क्योंकि देखो, मैंने आपको बताया था जैसे अगर डीएनए किसी कोशिका के अंदर है तो उससे डीएनए लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको हम लोग फिर बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेन्स। मैंने पिछली वीडियो में ये चीज़ बताई थी आपको, वो चीज़ यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ मैं कि क्लोरोप्लास्ट का खुद का डीएनए था, इसका भी खुद का डीएनए है, तो हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को बोल सकते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेन्स, यानी कि अर्ध स्वायत्त अंग। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखो, अगर इसको मैं अलग से डायग्राम को बनाऊंगा, इस क्रिस्टी डायग्राम मैं अलग से बनाऊंगा यहाँ पे, तो कुछ इस तरीके से ये डायग्राम बनेगा। और इनके ऊपर ये बना देते हैं F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम, ठीक है। ये उसका बेस हो जाएगा, यानी कि आधार। इस वाले हिस्से को हम लोग स्टॉक बोल सकते हैं, स्टॉक, या हिंदी में इसको बोल सकते हैं हम लोग व्रंत। और सबसे ऊपर वाले पोर्शन को हम लोग बोल सकते हैं हेड या सिर। ये क्रिस्टी का डायग्राम है, ठीक है। अब देखिए, नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का मेन वर्क क्या है ना। आपको शायद पता भी हो, माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है उसको हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, यानी कि कोशिका का बिजली घर, कोशिका का बिजली घर, है ना, विद्युत ग्रह, बिजली घर। क्यों क्यों इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है? क्योंकि यह ऊर्जा के रूप में एटीपी बनाती है,
ये चीज़ यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाती है कि एटीपी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। क्लियर। अब एटीपी का पूरा नाम भी आपको याद करना पड़ेगा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन, ए फॉर एडेनोसिन, टी फॉर ट्राइफॉस्फेट, ये एटीपी का पूरा नाम हो जाता है। और इसी तरीके से अगर एक मॉलिक्यूल्स कम होता है ना, ये ट्राई माने 3, अगर एक मॉलिक्यूल्स कम होता है तो ये क्या बन जाएगा फिर, एडीपी। एडीपी, तो इसका पूरा नाम आप याद कर सकते हैं, एडेनोसिन, एडेनोसिन डी फॉर डाइफॉस्फेट। क्लियर। चीज़ों को आराम से देखिए समझिए जिससे आप भूलें नहीं इस चीज़ को। एडीपी, डी फोर डाई, टी फोर ट्राई, बाकी एडेनोसिन एडेनोसिन सेम रहेगा, है ना। एक और बचता है यहाँ पे, उसको इस साइड में लिख देता हूं मैं, एएमपी। एएमपी यानी कि 3 भाई हैं ये, सबसे छोटा भाई एएमपी, फिर दूसरा एडीपी, दूसरे नंबर का देखो है ना, याद कर सकते हैं, डी मतलब दूसरे नंबर का डाई, और तीसरे नंबर का ट्राई, तीसरा। तीनों में एटीपी बड़ा हो जाएगा, ऐसे ही एएमपी सबसे छोटा है। नाम कर देते हैं उसका पूरा, एडेनोसिन, ए फोर एडेनोसिन, एम फोर मोनो, मोनो माने एक, मोनोफॉस्फेट। ये 3 नाम आप आराम से याद रख सकते हैं, ठीक है ना। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। क्लियर। इस चीज को मैं यहां से रब कर सकता हूं। ये माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हो गया। मेन चीज़ें आप लोग एक और बार देख सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में 2 लेयर्स हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन नॉर्मल है और इनर मेम्ब्रेन कुछ इस तरीके से अंदर की ओर मुड़ी रहती है। उस मुड़े हुए अंदर के स्ट्रक्चर हम लोग क्रिस्टी कहते हैं, और क्रिस्टी के ऊपर टेनिस के रैकेट जैसे कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, उन्हें हम लोग F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम कहते हैं। देखो बात क्या आती है, कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछने में आता है कि इस ऑक्सीसोम का कार्य क्या होता है, वर्क क्या, मेन फंक्शन ऑफ ऑक्सीसोम, ठीक है ना। F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम का मेन काम क्या है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन करने में हेल्प करता है, ठीक। और आप इतना तो आपको पता ही होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया मोस्टली क्या कहलाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। एटीपी का फॉर्मेशन इसी में होता है। 2-3 चीजें आप मेन चीजें इनको आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद में हम लोग चलेंगे फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। हाँ, एक और चीज़ में रह गई, जैसे अगर हम लोग बात करें कि केमिकल कंपोजिशन क्या है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, आप इस चीज़ को भी नोट कर सकते हो कि कितना % इसमें क्या क्या पाया जाता है ना। माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन, रासायनिक संगठन, तो इसमें लगभग 60 से 75% क्या होती है, प्रोटीन। लगभग 35% इसमें क्या पाया जाता है, फॉस्फोलिपिड। माइटोकॉन्ड्रिया अंदर बात कर रहा हूं मैं। और लगभग 0.5% इसमें आरएनए पाया जाता है, और कुछ मात्रा में इसमें क्या पाया जाता है, डीएनए। आप इन चीज़ों को भी नोट कर सकते हो। ये प्रोसीजर है इसका, केमिकल कंपोजिशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। 60 से 75% प्रोटीन, 35% फॉस्फोलिपिड हो जाता है, 0.5% आरएनए है, और कुछ मात्रा में डीएनए इसमें पाया जाता है, ठीक है ना। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हिंदी में इसको बोलते हैं
अंतः प्रद्रवी जालिका। आप हिंदी ना ही याद करें तो वैसे ही बेटर है, लेकिन लिख देता हूं मैं, अंतः प्रद्रवी प्रद्रवी जालिका। देखो, उस दिन हम लोगों ने एक डायग्राम बनाया था केंद्र का, कुछ इस तरीके से, ऐसा कुछ डायग्राम था, उस पर इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर था ऐसा करके, है ना, या कुछ इस तरीके स्ट्रक्चर होगा ऐसे करके, ऐसे बना लो या ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है आपका ई आर, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, ये है आपका ई आर, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे, इनका नाम था के आर पोर्टर। के आर पोर्टर ने इसके बारे में बताया, किसके बारे में, ई आर के बारे में। ये नाम आपको याद रखना है। डेफिनेशन देखो इसका क्या बनता है, ई आर है क्या, एक कोसा के अंदर सबसे बड़ी जालिका है ये, सबसे बड़ा जाल जो पाया जाता है, घना जाल, वो ई आर का है। और इसके अलावा 3 चीजों से मिलकर बनता है ये, सिस्टर्नी, वेसिकल और टिब्यूल्स, अभी हम बाद में देखें थोड़ी देर बाद। और ये मोस्टली 2 प्रकार के होते हैं, कौन, ई आर। जिन ई आर के ऊपर राइबोसोम के मॉलिक्यूल्स या कण पाए जाते हैं, कुछ इस तरीके से, ये जो आप मॉलिक्यूल्स देख रहे हैं, ये आरएनए के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर एक मेम्ब्रेन पे ये हों, किसी पे हो सकते हैं, किसी पे नहीं हो सकते। जिनके ऊपर ये पाए जाते हैं, तो ऐसे ई आर की जो परत है या जो त्वचा है वो खुरदरी हो जाती है ना। तो ऐसे परत को हम लोग बोलेंगे आर ई आर, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चीज़ों को आप समझ सकते हो, मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया इधर। और जिन ई आर के ऊपर कुछ नहीं है, स्मूथ जगह है, बिल्कुल सपाट जगह है, तो उनको हम लोग बोलते हैं एस ई आर, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर। 2 प्रकार हो गए ई आर के, आर ई आर और एस ई आर। अब देखो बात आती है कि इनके कार्य क्या हैं। जैसे इस पर राइबोसोम के कण हैं, है ना, और इस पर राइबोसोम कण नहीं है, तो कुछ तो इनका वर्क होगा राइबोसोम का। हमें ये पहले से पता है कि जो राइबोसोम होता है उसे हम लोग प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। देखो इजीली आप समझ सकते हैं, बेसिक चीजें हैं ये। राइबोसोम को हम लोग बोलते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं हम लोग बिजली घर, ऐसे हम लोग राइबोसोम को बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। यानी कि प्रोटीन का जो संश्लेषण है, सिंथेसिस ऑफ जो प्रोटीन है, वो क्या है, राइबोसोम है। क्लियर। तो यहां पे आप लोग समझ सकते हो, ये जो आर ई आर है, यहां पे प्रोटीन का संश्लेषण होता है। प्रोटीन सिंथेसिस कहां पे होता है, आर ई आर पे, सिंथेसिस। और जो कोलेस्ट्रॉल, फैटी एसिड हैं, उनका संश्लेषण यहाँ पे होता है, यानी कि एस ई आर पे। हम लोग बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड, कई सारी चीजें हैं, इनका जो संश्लेषण है, सिंथेसिस है, वो कहाँ पे होता है, एस ई आर पे। इसके बाद तो आगे चलते हैं हम लोग। आर ई आर के स्ट्रक्चर की हम लोग बात करते हैं, तो देखो कुछ स्ट्रक्चर इसमें इस तरीके से ऐसे होगा, कुछ इस तरीके से, कुछ लंबेपन पे। तो ये जो लंबेपन पे इनका स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टर्नी, ठीक है ना, हिंदी में लिख देता हूं, सिस्टर्नी। कुछ इसमें स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से गोल होगा, ये यहाँ पे जो होती हैं, कुछ इस तरीके से गोल भी हो सकता है ऐसे करके, तो इसको नाम दे देते हैं वेसिकल, गोल है ये। एक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, यानी कि ये लंबा वाला भी होगा, इसमें से शाखाएं निकली रहती हैं कुछ इस तरीके से, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्यूब्यूल्स।
ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि सिस्टर्नी कौन सी वाली है, कुछ जो लंबा स्ट्रक्चर है, वेसिकल कुछ जो गोल स्ट्रक्चर है चपटा, और जिसमें शाखाएं निकली हैं इसी के जैसा, तो वो उसको हम लोग बोल सकते हैं ट्यूब्यूल्स। ये 3 इसके स्ट्रक्चर हो जाते हैं किसके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और मैंने आपको इसी टॉपिक में जब मैं स्ट्रक्चर बना रहा था तो मैंने आपको बताया कि इनके वर्क क्या होते हैं। एक तो ये वर्क हो गया प्रोटीन का संश्लेषण करना, एक हो गया कोलेस्ट्रॉल फैटी एसिड आदि का कार्य करना। ठीक है, कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम लोग नॉर्मल तरीके से समझ के और याद कर सकते हैं। आपको वही काम यहाँ पे करना है। आप चीज़ों को देखिए, थोड़ा सोचिए। डायग्राम ऐसा नहीं कि डायग्राम मैंने बना दिया तो बस काम कंप्लीट हो गया। जब मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ तो कुछ डायग्राम को आप घर पे भी इन चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, जो लोग डायग्राम बनाना नहीं जानते हैं तो देखिए डायग्राम मैं किस तरीके से बनाता हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम है, क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है, ईआर का डायग्राम है। जो नॉन बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए थोड़ा प्रैक्टिस जरूरी है। जब आप डायग्राम बनाते हैं उस चीज़ों को समझते हैं, हाँ भाई इसमें आर ई आर इस तरीके से होता है, एस ई आर इसमें इस तरीके से होता है ना। ट्यूब्यूल्स ये वाला स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारी ब्रांचेज है। वेसिकल यानी गोल वाला स्ट्रक्चर है। ऐसा नहीं है केवल वीडियो देखा और छोड़ दिया। जब भी आप वीडियो देखते हैं तो आप कॉपी और पेन लेके निश्चित ही बैठ जाइए। ठीक है, चाहे आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हों या ना हों। देखिए, पढ़ना हमेशा काम आता है। जो लोग तैयारी करते हैं, टीचिंग एग्जाम है, एसएससी एग्जाम है, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें काम नहीं आएंगी। आप मैथ वाले स्टूडेंट हैं, आप एसएससी का पेपर देंगे, आप टीचिंग का एग्जाम देंगे, तो सभी में जनरल जो साइंस होती है, जनरल स्टडी, उसमें बायोलॉजी का पोर्शन भी आता है ना। और मैंने ये भी देखा है कि जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं उन्हें ये तक नहीं पता होता कि ईआर का पूरा नाम क्या है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नहीं पता होता उन्हें। ये चीज़ें आपको देखनी है कि हमें क्या क्या चीज़ें नोट करनी है। आपको जो प्रॉपर आता है आप नोट मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो चीज़ आपको नहीं आती है आप उसको कॉपी पेन लेके बैठिए और नोट जरूर कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे अगले वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।